नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही क्रूशियल नहीं है, बल्कि हमारी पूरी लाइफ का बेस है, मिट्टी यानी सॉइल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी मिट्टी से फसल तक की ये मास्टर क्लास। कभी सोचा है कि महाराष्ट्र में तो कपास यानी कॉटन एकदम जबरदस्त उगती है, लेकिन असम में चाय के बागान लहलहाते हैं? ऐसा क्यों? मतलब जो सूती कपड़े हम पहनते हैं और जो चाय हम रोज पीते हैं ना, उनका सीधा कनेक्शन जमीन के नीचे मौजूद मिट्टी से है। आखिर इस जमीन में ऐसा क्या सीक्रेट छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। आज के हमारे इस रोड मैप में हम सबसे पहले मृदा निर्माण यानी सॉइल फॉर्मेशन की बेसिक समझेंगे, फिर इंडियन सॉइल प्रोफाइल और मेजर सॉइल टाइप्स को डिकोड करेंगे। इसके बाद कुछ और क्रूशियल मिट्टियों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मृदा निर्माण की मूल बातें, यानी चट्टानें कैसे टूटकर एक जीवनदायिनी मिट्टी में बदल जाती हैं। अब यहाँ एक भारी भरकम साइंटिफिक टर्म आता है, पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, इसे सुनकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एग्जाम्स के नजरिए से बस इतना याद रखना है कि चट्टानों के धीरे धीरे टूटकर मिट्टी बनने की जो जियोग्राफिकल प्रोसेस होती है ना, उसी को पेडोजेनेसिस कहते हैं। बस इतना ही सिंपल है ये। और हाँ, मिट्टी कोई रातों रात नहीं बन जाती। इसे बनने में 5 मेन फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहले है पेरेंट रॉक, यानी जिस चट्टान से मिट्टी बन रही है, मिट्टी का रंग और मिनरल्स उसी पर डिपेंड करेंगे। फिर आते हैं क्लाइमेट और टाइम, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। और टोपोग्राफी का तो क्या ही कहना, चंबल के बीड़ों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वहाँ पानी के बहाव और ढलान ने पूरी मिट्टी का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, भारतीय मृदा परिच्छेदिका यानी इंडियन सॉइल प्रोफाइल, जहां हम पृथ्वी की गहराइयों और लेयर्स को समझेंगे। इमेजिन कीजिए कि जमीन में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है। उसमें मिट्टी की अलग अलग वर्टिकल परतें दिखाई देंगी। इन्हें हम होराइजन्स कहते हैं। सबसे ऊपर होती है ओ होराइजन, जो पत्तियों और ह्यूमस से बनी है। मजेदार बात यह है कि जब बाढ़ आती है ना, तो पानी इसी ओ होराइजन को बहाकर ले जाता है और दूसरे खेतों में बिछा देता है, जिससे वो खेत अचानक सुपर फर्टाइल हो जाते हैं। उसके ठीक नीचे है ए होराइजन। ये हमारी टॉप सॉइल है, जहां असल में हमारी फसलें लहलहाती हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो देश की कृषि की रीढ़ है, भारत की प्रमुख मिट्टियां। और हां, एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईकार क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर पूरे इंडिया का मैप देखें तो एल्यूवियल यानी जलोढ़ मिट्टी का एक तरफा दबदबा है। ये पूरे 46%, 46% हिस्से को कवर करती है। पंजाब से लेकर असम तक जो विशाल मैदानी इलाका फैला है, वहां नदियों द्वारा लाई गई यही सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहां पर एक बहुत ही क्लासिक हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम क्वेश्चन छिपा है। खादर और बांगर के बीच का डिफरेंस तो एकदम टिप्स पर होना चाहिए। देखिए, खादर है नई जलोढ़ मिट्टी जो हर साल बाढ़ के पानी के साथ फ्रेश होकर आती है, इसलिए ये हाईली फर्टाइल होती है। दूसरी तरफ है बांगर। ये पुरानी मिट्टी है, थोड़ी कम उपजाऊ होती है और इसमें छोटे छोटे कंकड़ यानी कैल्शियम नोड्यूल्स मिलते हैं। जलोढ़ के बाद नंबर आता है काली मिट्टी का। इसे रेगुर भी कहते हैं। ज्वालामुखी की बेसाल्टिक चट्टानों से बनी इस मिट्टी का नेचर बड़ा ही गजब है। गर्मियों में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे खेत ने अपनी जुताई खुद ही कर ली हो। इन दरारों से ऑक्सीजन गहराई तक जाती है और यही वजह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ये मिट्टी कपास उगाने के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। लाल और पीली मिट्टी की केमिस्ट्री समझना भी बहुत आसान है। इसमें आयरन ऑक्साइड, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, मौजूद होता है, जो इससे ये लाल रंग देता है। लेकिन जब यही मिट्टी पानी सोख लेती है तो ये पीली दिखने लगती है। दक्कन के पठार और ओडिशा के इलाकों में इस मिट्टी का इस्तेमाल बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाने के लिए खूब किया जाता है। अब चलते हैं अपनी चौथे सेक्शन की ओर, अन्य महत्वपूर्ण मिट्टियां, जहां हम कुछ स्पेशल क्लाइमेट्स और यूनिक फसलों की बात करेंगे। जरा सोचिए उन जगहों का क्या जहां बहुत भयंकर बारिश होती है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। वहां पानी मिट्टी के सारे जरूरी मिनरल्स को घोल के जमीन के अंदर बहुत गहराई में ले जाता है। इस प्रोसेस को लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। केरल और पश्चिमी घाट में मिलने वाली लेटराइट मिट्टी इसी लीचिंग प्रोसेस का ही तो रिजल्ट है। अब एग्जाम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी सूखने पर इतनी कठोर हो जाती है कि इसका इस्तेमाल सचमुच घर बनाने वाली ईंटों के रूप में किया जाता है। फिर भी ये काजू और चाय के लिए बेस्ट है। दूसरी है मरुस्थलीय या एरिड मिट्टी। अगर इसमें सिंचाई का सही इंतजाम हो जाए तो बाजरा की बम्पर पैदावार हो सकती है। और अंत में
पीटी मिट्टी, जो दलदली इलाकों में पाई जाती है और इसमें 40 से 50% तक सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर भरा होता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, क्षरण और संरक्षण, यानी अपने सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम हैक है। अगर भारी बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय हो जाए तो उसे न्यूट्रल करने के लिए उसमें चूना यानी लाइम मिलाया जाता है। और अगर जरूरत से ज्यादा सिंचाई करने से मिट्टी सलाइन यानी क्षारीय हो जाए तो उसे जिप्सम यानी जिप्सम डालकर फिक्स किया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं। एक और बहुत बड़ी सच्चाई है, लगभग सभी भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके की भारी कमी होती है। यही वो मेन रीजन है कि हमारे यहाँ अच्छी पैदावार के लिए किसानों को बाहर से यूरिया और डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जरा सॉइल इरोजन के इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर इसी ऑर्डर में पूछा जाता है। पानी से होने वाले इरोजन की शुरुआत होती है बारिश की बूंदों से, जिसे स्प्लैश कहते हैं। फिर पूरी की पूरी उपजाऊ परत पानी के साथ बह जाती है। ये शीट इरोजन है। अगर इसे ना रोका जाए तो छोटी छोटी नालियां बनने लगती हैं, यानी रिल इरोजन, और अंत में यही नालियां गली इरोजन का रूप ले लेती हैं, जो जमीन को चंबल जैसे गहरे और खूंखार बीहड़ों में बदल देता है। इन बीहड़ों को बनने से रोकने और मिट्टी को बचाने के लिए पेड़ लगाना और चेक डैम बनाना तो मस्त है ही, लेकिन एक बहुत ही शानदार और नेचुरल तरीका है दलहनी फसलें उगाना, जैसे चना, मटर और मूंग। पता है क्यों? क्योंकि इन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो हवा से नाइट्रोजन को खींचकर वापस मिट्टी में नेचुरली फिक्स कर देता है ना कमाल का तरीका? तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यही है कि मिट्टी सिर्फ धूल या कीचड़ बिल्कुल नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम का बेस है। अगली बार जब किसी लंबी रोड ट्रिप पर निकलें और बाहर लहलहाती फसलें दिखें तो जरा रुक कर सोचिएगा कि उन फसलों के नीचे आखिर कौन सी मिट्टी छिपी है। मिट्टी की समझ हमें लैंडस्केप को पढ़ना सिखाती है। अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना हमेशा रोमांचक होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत